सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईटी के एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, जंक इनएफिशिएंसी इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है इंडिया में जो पुराने व्हीकल्स हैं उनसे पीछा छुड़ाने के लिए सरकार की नई पॉलिसी क्या है ना, जिनमें से धुआं बहुत निकलता है। उसी अंदाज में पढ़ना है जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं। आपको ग्रामर और वोकैब को साथ में लेके चलना है। आज जितनी भी ग्रामर और वोकैब आप देखेंगे वो सारी की सारी अप्लाई होगी इस क्विज़ के ऊपर। सब लोग इसको एक ट्राई दें कमेंट सेक्शन में। वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा इसका सॉल्यूशन लाइव। शुरू करें, चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे जंक इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी क्या होती है? आपकी कुशलता। इनकॉम्पिटेंस भी इसको बोलते हैं, है ना, किसी काम को ना कर पाने की आपकी क्वालिटी। और जंक करने का मतलब होता है किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना, किसी चीज़ को कबाड़ में फेंकना। कह रहा है अपनी इनएफिशिएंसी से पीछा छुड़ाओ। जो भी काम करना है एफिशिएंसी के साथ करना है। और काम कौन सा है? कह रहा ऑन व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। बात हो रही है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी की, ऐसी पॉलिसी की जिसमें हम पुराने व्हीकल से स्क्रैप बना करके उससे पीछा छुड़ाएंगे ताकि उनसे धुआं पर्यावरण में ना निकले। आगे डिटेल में देखते हैं किस बारे में लिखा हुआ है, टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा। कह रहा है स्क्रैपेज पॉलिसी कैन वर्क इफ़ इंसेंटिव्स आर कन्फाइंड टू फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल रिप्लेसमेंट्स। कह रहे हैं जो स्क्रैपेज पॉलिसी है ना, अब ये क्या है ध्यान से देखें। देखिए स्क्रैप का मतलब होता है जंक या किसी वर्थलेस मटेरियल को हम स्क्रैप बोलते हैं, कबाड़ को। स्क्रैप को अगर नाउन में बोलोगे तो कबाड़, और स्क्रैप को वर्ब फॉर्म में बोलोगे तो किसी चीज़ को कबाड़ में फेंकना, है ना, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। स्क्रैप से ही हमने स्क्रैपेज नाम का वर्ड बनाया है। इसका मतलब होता है पुरानी चीज़ों से पीछा छुड़ाने का प्रोसेस। मान लीजिए कोई गाड़ी है, 15 साल की 20 साल की पुरानी गाड़ी है, बहुत धुआं निकालती है। अब उस गाड़ी को आप फेंक तो नहीं सकते हो सीधे सीधे, उसको कुछ करना पड़ेगा, उसको स्क्रैपेज पॉलिसी के अंतर्गत पीछा छुड़ाना पड़ेगा। समझ गए ना? तो स्क्रैपेज पॉलिसी का यही काम होता है, किसी भी पुरानी चीज़ से कैसे सिस्टमैटिकली पीछा छुड़ाया जाए। अब देखो कह रहा है ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी है इंडिया की, ये वर्क करेगी, कैन वर्क, अगर इंसेंटिव्स जो है ना उनको कंफाइन किया जाए, उनको निर्धारित किया जाए, सीमित किया जाए। कहाँ तक? सिर्फ फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल रिप्लेसमेंट्स तक। सिर्फ ऐसे व्हीकल रिप्लेसमेंट तक की इंसेंटिव हमें देना है, फ़ायदा हमें देना है जो कि फ्यूल एफिशिएंट हैं, जिनमें ईंधन का इस्तेमाल कम होता है। मान लीजिए एक बहुत ही पुराने और ख़राब व्हीकल को आपने इंसेंटिव दे करके बदलवा दिया और व्हीकल के मालिक ने एक ऐसा ही ख़राब व्हीकल और ख़रीद लिया, तो कह रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। आपको इंसेंटिव तभी देना है जब वो अच्छा व्हीकल खरीदे जिसमें फ्यूल कम यूज़ होता हो, धुआं कम निकलता हो। समझ गए? पॉलिसी की वर्ब है कैन वर्क, इंसेंटिव्स की वर्ब है आर कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित होना, लिमिटेड होना। कन्फाइंड के बाद में टू आएगा, लिमिटेड के बाद में टू आएगा, रेस्ट्रिक्टेड के बाद में टू आएगा, रिस्ट्रेंट के बाद में टू आएगा। जहाँ तक आपकी सीमाएँ हैं, लिमिट्स हैं, उस चीज़ को बताने के लिए आप टू से बताएंगे, फिक्स प्रपोजिशन से, इन चारों वर्ड्स को। ये चारों एक दूसरे के सिनोनिम है ना। जैसे टैक्स द बेनिफिट्स ऑफ द सब्सिडी स्कीम आर रिस्ट्रिक्टेड एट बीपीएल फैमिलीज़। जो बेनिफिट्स हैं इस सब्सिडी स्कीम के वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो सीमित हैं बीपीएल फैमिलीज़ तक। अब ऐड नहीं आएगा, रिस्ट्रिक्टेड टू बीपीएल फैमिलीज़, है ना। ऐसे होती हैं फिक्स प्रपोजिशन। कह रहे वैसे टैक्स रिबेट फॉर स्मॉल बिजनेसेस इज़ लिमिटेड टिल ₹5 लाख। जो टैक्स की रिबेट है छोटे मोटे दुकानदारों के लिए वो सीमित है 5 लाख रुपए तक। लिमिटेड टिल नहीं है, लिमिटेड टू ₹5 लाख। चलिए आगे बढ़े। एक लाइक और एक शेयर देना वीडियो को ज़रूर से। आज की मैं समरी आपको दे देता हूँ, किस बारे में लिखा हो आपको अच्छे से मालूम चले। देखो समरी ये है कि जब कोई गाड़ी, कोई व्हीकल बहुत पुराना हो जाता है और धुआं देने लगता है, तब उस समय पीछा छुड़ाने की ज़रूरत होती है। अब ये पीछा छुड़ाने का काम है सरकार का। वो कैसे छुड़वाएगी? अगर मेरा व्हीकल पुराना है तो मुझे कुछ इंसेंटिव देगी और मुझे बोलेगी कि इस व्हीकल को आप बेच दो, हमें बेच दो। अब देखो ये बेचने के लिए जो इंसेंटिव मिला है ना, ये सारी दुनिया में ऑलरेडी दूसरी कंट्रीज़ भी दे रही हैं। हमारा आर्टिकल यही कह रहा है उन्होंने जब ये स्कीम लाए थे तब एक गलती की थी, वो आप मत करना। गलती ये है कि नया व्हीकल जो परचेज़ करने के लिए इंसेंटिव मिल रहा है वो व्हीकल फ्यूल एफिशिएंट ही होना चाहिए।
ऐसा ना हो पुराना व्हीकल जैसा धुआं देता था उसी टाइप का नया व्हीकल भी कोई बंदा परचेज करके ले आए। हमारा आर्टिकल बस यही कह रहा है इंसेंटिव को कन्फाइन कर देना, नहीं तो यही गंदे व्हीकल्स फिर परचेज कर लाएंगे लोग और फिर 5 साल बाद आप उनसे फिर से खरीद रहे होगे। समझ गए? बस ये आज इसकी समरी है। शुरू करने वाले हैं। आज की टोन है एप्रीहेंसिव और साथ ही साथ सजेस्टिव भी है। एप्रीहेंसिव इसलिए क्योंकि ये एप्रीहेंसिव हो रहा है, परेशान हो रहा है कहीं गलत पॉलिसी की वजह से इंडिया गलत रास्ते पे ना चला जाए। एक और चीज़, रात में PQRS पे मेंबर स्पेशल वीडियो आ चुकी है। आप अपनी मेंबर स्पेशल प्लेलिस्ट में होम पेज पे इन वीडियोस को देख पाएंगे। अगर आप मेंबर हैं तो ज़रूर से चेकआउट करें, है ना। साथ ही साथ जो लोग मेंबर बनना चाहते हैं, इन वीडियोस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करके YAT मेंबरशिप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया आपको क्या क्या मिलता है, तो ज्वाइन बटन पे प्रेस करोगे तो उस वीडियो को ज़रूर प्ले करना, सब कुछ डिटेल में समझाया गया है। शुरू करें। करेक्ट द मच अवेटेड व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी अनाउंस्ड बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री coming after the move for a green tax on aging and polluting automobiles promises economic benefits, a cleaner environment and thousands of jobs। कह रहे जो मच अवेटेड व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी मैंने आपको बता दी, जिसमें व्हीकल्स को स्क्रैप में डाला जाएगा, व्हीकल्स को सरकार कबाड़ के दाम पे खरीदेगी। ठीक है, यह है जो मच अवेटेड, जिसका बड़ा इंतजार था। कह रहे ये जो पॉलिसी है ना, जिसको अनाउंस भी किया गया है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, और जो कमिंग होती है, जो आती है, और किसके बाद, उस मूव के बाद में जो है ग्रीन टैक्स का, और किस पे, बूढ़े होते हुए, एजिंग होते हुए और पोल्यूटिंग ऑटोमोबाइल्स पे, धुआंधार ऑटोमोबाइल्स पे। कह रहा है ये जो पॉलिसी है जो इस तरीके से आई है ना, इनके द्वारा अनाउंस की गई है और इस काम के बाद आई है। कह रहे ये पॉलिसी प्रॉमिस करती है इकोनॉमिक बेनिफिट्स को, आर्थिक फ़ायदों को, एक साफ एनवायरनमेंट को और हज़ारों नौकरियों को। समझ गए? इकोनॉमिक स्क्रैपेज पॉलिसी की वर्ब है प्रोमिसेस, अनाउंस यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, वो पॉलिसी जिसको ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया है, और कमिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो पॉलिसी जो ग्रीन टैक्स के बाद में आई है, उसके बाद में उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, देखने वाले वर्ड्स क्या क्या है इसमें, सब्जेक्ट वो आपको पकड़ लेना ना, बाकी सब इजी है इसमें। एजिंग मतलब जो चीज़ एज कर रही हो, बूढ़ी हो रही हो, पुरानी हो रही हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑल्दो it will take until April 1st, 2022 for vehicles belonging to the government and the public sector to be scrapped. Another year thereafter to identify junk heavy commercial vehicles through mandatory fitness checks and finally other vehicles by 2024. इतना ही पढ़ेंगे। कह रहा है हालांकि, although हालांकि, it will take ये लेगा, और क्या लेगा, अप्रैल 1 2022 तक का टाइम। ठीक है ना, और किस काम के लिए, उन व्हीकल्स के लिए जो बिलोंग करते हैं, जो रिलेट करते हैं सरकार से और पब्लिक सेक्टर से। अच्छा, क्या काम करने में टाइम लेगा इतना, स्क्रैप होने में, इन व्हीकल्स को कबाड़ में फेंकने में। कह रहा है हालांकि अप्रैल 1 2022 लग जाएगा जब तक सरकारी व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाएगा इस पॉलिसी के अंदर। कह रहा और 1 ईयर उसके बाद में आइडेंटिफाई करने में लगेगा ऐसे व्हीकल्स को जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं और जंक हैवी हैं, ऐसे व्हीकल्स जो कि ट्रक्स वक्स हैं और उनमें से बहुत सारा जंक निकलेगा उनको कबाड़ में फेंकने के बाद। और कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, मैंडेटरी फिटनेस चेक्स के जरिए। हर जगह पे फिटनेस चेक्स लगा होगा, वहाँ पे हर व्हीकल को उसमें से गुजरना होगा, है ना, ऐसे मैंडेटरी फिटनेस चेक होंगे। कह रहा है और फाइनली दूसरे व्हीकल्स के लिए काम होगा 2024 तक, आपके और मेरी कार के लिए। कह रहा है हालांकि इतना टाइम इस सब काम में लगने वाला है, फिर भी इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव रोड मैप, फिर भी ये अपने आप में एक ऐसा रोड मैप है, एक ऐसा आगे का ब्लूप्रिंट है जो बड़ा कंस्ट्रक्टिव है, बड़ा ही पॉजिटिव है। समझे मेरी बात को? कह रहे जरूर इस पॉलिसी को लगाने में 4-5 साल लगेंगे, लेकिन ये पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जो एक पॉजिटिव पॉलिसी है, चाहे 3 साल बाद ही पूरी हो। देखने वाला क्या है इसमें, इट की वर्ब है विल टेक, इट की वर्ब है इज, कंस्ट्रक्टिव मतलब पॉजिटिव जो प्रोडक्टिव हो, देर आफ्टर मतलब उसके बाद में, ये एडवर्ब होती है, देर आफ्टर को आप आफ्टर दैट भी बोल सकते हैं। बिलोंगिंग यहाँ पे व्हीकल्स के लिए आया है, वो वाले व्हीकल्स जो बिलोंग करते हैं सरकार को, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है बिलोंगिंग। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पे टू बी स्क्रैप क्यों लिखा हुआ है, टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाई हुई है, यहाँ पे टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो आ सकती थी, टू स्क्रैप भी तो आ सकता था। सब लोग अपने आप से सवाल को पूछे और इन सेंटेंसेस के जरिए इस कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए अपने पास 2 टाइप के इन्फिनेटिव होते हैं। पहला होता है एक्टिव इन्फिनेटिव जो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, बेस फॉर्म। दूसरा होता है पैसिव
जो टू प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। एक्टिव तब यूज़ करना है जब इन्फिनेटिव जिसके लिए यूज़ हुआ हो वही इन्फिनेटिव का डूअर हो, और पैसिव तब करना है जब इन्फिनेटिव जिसके लिए यूज़ हुआ हो उसका इन्फिनेटिव का काम हुआ हो उसके ऊपर, समझे ना, वो रिसीवर हो एक्शन का। सेंटेंसेस के जरिए देखो, द एक्ट्रेस वर्कड हार्ड टू नो या टू बी नोन फॉर हर एक्टिंग रादर देन हर ब्यूटी। एक्ट्रेस बहुत हार्ड वर्क करती थी ताकि जानी जाए वो अपनी एक्टिंग के लिए, ना कि अपनी सुंदरता के लिए, है ना। उसको यही था कि लोग मुझे मेरी एक्टिंग से जाने, मेरे लुक से ना जाने। अब देखो ये बात बताओ मुझे, हार्ड वर्क जो एक्टर करती थी वो किस लिए करती थी? जाने जाने के लिए। देखिए नो जो है ना इन्फिनेटिव, ये एक्टर के लिए आया, एक्ट्रेस के लिए। क्या एक्ट्रेस किसी को जानेगी या एक्ट्रेस जानी जाएगी? एक्ट्रेस जानी जाएगी, एक्ट्रेस के ऊपर काम होगा। एक्ट्रेस किसी को नहीं जानना चाह रही, वो चाहती है मैं खुद जानी जाऊं। कैसे? एक एक्टिंग के लिए, समझे, मेरी एक्टिंग स्किल्स के लिए। तो यहाँ पे एक्ट्रेस के ऊपर काम हो रहा है, उसको जाना जाएगा, ना कि वो किसी को जानेगी। अगर ऐसा है तो मुझे यूज़ करना चाहिए टू बी नॉन, समझ गए ना। इसको बोलेंगे पैसिव इन्फिनेटिव जब एक्ट्रेस के ऊपर कुछ काम हो रहा है। वैसे ही द कंपनी विल इन्वेस्ट इन इंडिया बट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ देयर प्लान इज येट टू बी डिसाइडेड। कंपनी इन्वेस्ट करेगी इंडिया में, लेकिन जो एग्जैक्ट लोकेशन है उनके प्लान की वो अभी भी डिसाइड होना बाकी है। देखिए लोकेशन के लिए इन्फिनेटिव आया टू डिसाइड या टू बी डिसाइडेड। लोकेशन कुछ डिसाइड करेगी या लोकेशन को डिसाइड किया जाएगा? लोकेशन को डिसाइड किया जाएगा। लोकेशन थोड़े ना डिसाइड करेगी किसी चीज़ को, लोकेशन के ऊपर काम होगा, इसलिए मुझे चाहिए पैसिव इन्फिनेटिव। समझ गए? अगर सब्जेक्ट ही डूअर हो तो एक्टिव, अगर इस इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम हो रहा है तो इन्फिनेटिव पैसिव होगा। इसीलिए यहाँ पे भी व्हीकल्स को स्क्रैप किया जाना है, इसलिए टू बी स्क्रैप लगाया, टू स्क्रैप नहीं लगाया। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, एक बार आपको थोड़ा फोकस से समझना है, कोई भी इस कॉन्सेप्ट को सीख सकता है। आगे बढ़ें। इन्फिनेटिव की क्लास में अच्छे से मैं करवा चुका हूँ, डिटेल में वहाँ से पढ़ लेना। कह रहा है हाँ, इट विल बी नो ईजी टास्क हाउएवर टू पुट इन प्लेस अ क्रेडिबल सिस्टम ऑफ automated fitness checking centers with help from states to assess whether commercial and private vehicles are roadworthy after 15 and 20 years respectively as the policy envisages। कह रहा है ये होगा कोई भी इजी टास्क नहीं, अपने आप में बिल्कुल भी आसान काम नहीं होने वाला है। हालांकि किस काम को करना? पुट इन प्लेस करना, इस्टेब्लिश करना, फॉर्म करना, और किसको? एक विश्वसनीय भरोसेमंद सिस्टम को, क्रेडिबल सिस्टम को। और ये सिस्टम किसका होगा? ऑटोमेटेड फिटनेस चेकिंग सेंटर्स का होगा। ऐसे फिटनेस चेकिंग सेंटर्स होंगे जो ऑटोमेटिकली काम करेंगे, है ना, कोई आदमी उनमें नहीं बैठा होगा। और ये काम किसकी हेल्प से होगा? ये मदद से होगा स्टेट्स की। और इस काम को करने में, असेस करने में, जायज़ा लेने में, हाँ के ना, वेदर के नो, जो कमर्शियल और प्राइवेट व्हीकल्स हैं, जो ट्रक हैं और मेरी कार है ना, ऐसे व्हीकल्स हैं, ये सब के सब रोड वर्दी हैं या नहीं, रोड पे चलने लायक हैं या नहीं। 15 साल के और 20 साल के बाद रिस्पेक्टिवली, कमर्शियल व्हीकल 15 साल और प्राइवेट व्हीकल 20 साल, जैसा कि ये पॉलिसी एनविसेज करती है, जैसा कि ये पॉलिसी परिकल्पना करती है। समझे सेंटेंस को? तो कह रहे हैं पॉलिसी तो आपने बना दी है, लेकिन ऐसे फिटनेस चेकिंग सेंटर्स भी आपको बनाने पड़ेंगे जो ऑटोमेटेड हो, जिसमें कोई आदमी ना बैठा हो, और व्हीकल जैसे ही उस सेंटर के अंदर घुसे आप उसको बता सकें कि 15 या 20 साल होने के बाद में आप आज की डेट में रोड पे चलने लायक हैं या नहीं, है ना, कितना धुआं आपके व्हीकल में से निकलता है। समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वो मैच कर लें। इट की वर्ब है विल बी, कमर्शियल एंड प्राइवेट व्हीकल्स की वर्ब है आर, पॉलिसी की वर्ब है एनविसेस। एनविसेस का मतलब होता है इमेजिन करना, परिकल्पना करना, विजुलाइज करना, किसी चीज़ के बारे में सोचना। क्रेडिबल मतलब होता है भरोसेमंद, ऑनेस्ट या ट्रस्टवर्दी। पुट इन प्लेस ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है इस्टेब्लिश करना है, फॉर्मुलेट करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। अब यहाँ पे एक वर्ड है असेस। असेस जैसे एक और वर्ड है एक्सेस, और एक और वर्ड है एक्सेस। असेस, एक्सेस और एक्सेस, स्पेलिंग देख लेना, इनकी बोलने में एक जैसे लग रहे होंगे आपको, है ना, तीनों के मीनिंग अलग है। एसेस का मतलब होता है किसी चीज़ का जायज़ा लेना, ठीक है, जायज़ा लेना, कितनी गलत है, कितनी सही है, एस्टिमेट करना, है ना, असेस करना। एक्सेस का मतलब होना है किसी चीज़ तक पहुंच ठीक है। और एक्सेस का मतलब होता है एडजेक्टिव, ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है। अब इसको यूज़ करेंगे सेंटेंस में, आप भी कोशिश करें। द फाइनेंस कमेटी विल असेस, या इन तीनों में से जो भी आप लगाओगे, वेदर द गवर्नमेंट कैन हैव, इन तीनों में से जो भी लगाओगे, टू फंड्स इन तीनों में से जो भी लगाओगे, ऑफ द बजट।
फाइनेंस कमेटी जायज़ा लेगी, हाँ कि ना सरकार पहुंच रख सकती है उन फंड्स तक जो कि बजट से ज़्यादा हैं, बजट के एक्सेस में हैं, समझे। तो यहाँ पे तो फाइनेंस कमेटी असेस करेगी, जायज़ा लेगी, इन दोनों को निकाल दो। और गवर्नमेंट जो है वो एक्सेस करेगी, फंड्स तक अपनी पहुंच रखेगी, है ना। गवर्नमेंट एक्सेस टू करेगी फंड्स तक। और फंड्स कौन से हैं? जो ज़रूरत से ज़्यादा हैं, इन एक्सेस हैं, इन एक्सेस हैं, एक्सेस हैं, तो इसको भी निकाल दो, ठीक है। तीनों को एक ही सेंटेंस में यूज़ करने की कोशिश की हमने, सीखा है कैसे इनको, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इनको यूज़ करते हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। याद रखेंगे एक्सेस के बाद में हमेशा टू नाम का प्रीपोजिशन फिक्स है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा एक्सेस प्लस में टू। कह रहे कह रहा है इक्वली इंपॉर्टेंट, एनफोर्समेंट विल बी की टू गेट देम स्क्रैप्ड वंस दे आर फाउंड अनफिट फॉर यूज़ एंड टू स्टॉप देम फ्रॉम मूविंग टू स्मॉलर टाउन्स। इस सेंटेंस में एक एरर है, आप सब लोग पकड़ें फिर मैं बताता हूँ आपको। कह रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। और क्या कह रहा है? इन्फोर्समेंट, इन्फोर्समेंट का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, किसी चीज़ को अमल में लाना। कह रहा है उतना ही इंपॉर्टेंट जो इन्फोर्समेंट है ना, कह रहा है वो होगा विल बी की टू, की मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और किस काम में? उनको स्क्रैप करवाने में, इन व्हीकलों को कबाड़ में फेंकवाने में। एक बार जब वो पाए जाते हैं अनफिट यूज़ के लिए, और फिर उनको स्टॉप भी करना है मूव करने से स्मॉलर टाउन्स की तरफ। दिल्ली में कोई व्हीकल पकड़ा सरकार ने जो बहुत धुआं दे रहा है, 20 साल हो गए हैं उसको, अब उस व्हीकल को स्क्रैप करवाना है, ना कि उस व्हीकल के मालिक को ऐसा मौका देना है कि वो दिल्ली से जो छोटे मोटे किसी शहर में अपने गांव में उस व्हीकल को ले आए। गांव में कैसे पकड़ा जाएगा? वो व्हीकल नहीं पकड़ा जाएगा ना। तो स्क्रैप करवाना है, ना कि उनको मौका देना है वो लोग जो है व्हीकल लेके अपना स्मॉलर टाउन्स की तरफ भागें। इन्फोर्समेंट मतलब इम्प्लीमेंटेशन, अमली जमा पहनाना किसी चीज़ को। स्क्रैप आप समझ गए होंगे, किसी चीज़ को कबाड़ में फेंकवाना। गलती ये है सेंटेंस में की टू, आप जानते हैं ये एक ऐसा फ्रेज है जो अपने बाद में हमेशा नाउन या जीरेंड लेगा, लेकिन यहाँ रखा हुआ है वर्ब गेट नाम का। आपको क्या करना है? इस वर्ब को बदलना है गेटिंग में। डेडिकेशन इज़ की टू गेट सक्सेस, डेडिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेस पाने के लिए। की मतलब होती है कुंजी, है ना। डेडिकेशन ही कुंजी है सक्सेस पाने की। अगर की टू आपने देखा है उसके बाद में वर्ब देखिए तो फटाफट आंख बंद करें और वर्ब को वर्ब के एनजी फॉर्म में बदल दें। ये वही 25 फ्रेजेस में से एक फ्रेज है जिनके बाद में हमेशा नाउन प्रोनाउन या जीरेंड आता है, ठीक है ना। तो की टू प्लस में गेटिंग। और अगर ऐसा लिखा हो डेडिकेशन इज़ द की टू सक्सेस, डेडिकेशन ही सक्सेस की कुंजी है। इस केस में सक्सेसिंग मत कर आना, सक्सेस अपने आप में एक नाउन है, छेड़खानी मत करना, ठीक है ना। नाउन आ जाए तो ठीक है, अगर वर्ब आए तो उसको वर्ब के एनजी फॉर्म जीरेंड में चेंज करना है। यहाँ पे गेटिंग करना था, इसने गलती कर दी है, आप इस गलती को ना करें। स्टेट्स मस्ट ऑल्सो कम ऑन बोर्ड to provide road tax and registration concessions, while the automobile industry is expected to sweeten the deal with genuine discounts on new vehicles. केरल स्टेट्स को भी कम ऑन बोर्ड होना होगा। अब ये क्या होता है? व्हेन यू कम ऑन बोर्ड, आप कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। केरल स्टेट्स को भी सहयोग करना पड़ेगा, कम ऑन बोर्ड होना होगा, ताकि वो प्रोवाइड करें रोड टैक्स की और रजिस्ट्रेशन कंसेशंस को। नया व्हीकल अगर किसी को खरीदवाना है ना, तो उसको बोलना पड़ेगा स्टेट्स को कि आपको नए व्हीकल पे रोड टैक्स नहीं लगाएंगे, कंसेशन देंगे, आप खरीदो तो सही, है ना। जबकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उनसे ऐसी आशा है कि वो डील को स्वीटन करेंगे और ज़्यादा डिस्काउंट देंगे, है ना, जेन्युइन डिस्काउंट देंगे नए व्हीकल्स पे। तो व्हीकल इंडस्ट्री वाले बोलेंगे तू पुराना व्हीकल बेच अपना और नया व्हीकल खरीद, हम तुझे थोड़ा सा डिस्काउंट देंगे। और स्टेट वाले बोलेंगे कि आपको हम रोड टैक्स पे कंसेशन देंगे, बस पुराना धुआंधार व्हीकल जो है इसको जा करके सरकार को दे दो, है ना। ऐसा काम दोनों को करना पड़ेगा। स्वीटन द डील का मतलब होता है किसी मेक अ गुड ऑफर, है ना। आप जब डील को स्वीटन करते हैं, अपने ऑफर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ऐसा ही ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को करना है। सिंपल सेंटेंस से आगे बढ़ेंगे। कम ऑन बोर्ड देख लेना, एक फ्रेजल वर्ब होती है, किसी के साथ कोऑपरेट करना। कह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी who has had limited success with enforcement of the amended Motor Vehicle Acts of 2019 because states are not entirely on board, has the difficult task of ensuring that the scrappage plan gets their support and the backing of manufacturers who stand to benefit from a spurt in the demand. अब बता रहा है नितिन गडकरी के सामने क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स हैं। कह रहे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है हमारे गडकरी साहब, कह रहे जिनका लिमिटेड सक्सेस भी रहा है, हु हैज़ हैड लिमिटेड सक्सेस, थोड़ी बहुत कामयाबी जिनको मिली है, और किसके साथ में? एनफोर्समेंट के साथ में, ज़बरदस्ती लगाने के साथ में, इम्पोज करने के साथ में, इस व्हीकल एक्ट को 2019 के।
कह रहा है और ये क्यों मिली है लिमिटेड सक्सेस, इसलिए मिली है क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो एंटायरली ऑन बोर्ड नहीं है, स्टेट्स जो हैं इस व्हीकल एक्ट के साथ में कोऑपरेट नहीं कर रही हैं। कह रहा है ये जो मिनिस्टर है ना जिनको थोड़ी बहुत कामयाबी मिली थी 2019 में ही, कह रहा है अब उनके पास एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बड़ा ही ज़रूरी काम है, मुश्किल काम है इस चीज़ को पक्का करने का, इंश्योर करने का, दैट वो ये कि जो इनका ये जो नया प्लान है ना इसको मिलता है इन स्टेट्स का सपोर्ट और इसको मिलती है बैकिंग उन मैन्युफैक्चरर्स की, उन व्हीकल निर्माताओं की जो कि स्टैंड 2 होते हैं, आज की डेट में एलिजिबल हैं बेनिफिट्स के, और कहाँ से, एक फटाफट उछाल से, स्पर्ट से जो डिमांड में आने वाला है, समझे ना। तो कह रहे 2019 में व्हीकल पॉलिसी में तो इनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली क्योंकि स्टेट्स ने इनको पूरी तरह से सहयोग नहीं दिया है ना, लेकिन इस बार इनके बाद एक बहुत मुश्किल टास्क है, इनको पक्का करना पड़ेगा कि स्टेट्स इनको पूरा सपोर्ट करें और इनको बैकिंग भी मिले सारे व्हीकल निर्माताओं की, क्योंकि अब व्हीकल निर्माता बहुत सारा बेनिफिट लेने वाले हैं इस पॉलिसी के बाद। अगर बेनिफिट लेंगे तो बैकिंग भी देनी पड़ेगी इनको, सपोर्ट भी सरकार को देना ही चाहिए। जब नए व्हीकल खरीदे जाएंगे अचानक से तो व्हीकल निर्माताओं की बहुत सारी सेल्स आने वाली है ना, तो बेनिफिट के साथ में सपोर्ट देना इनका ड्यूटी बनता है। अब आ जाओ इसमें देखने वाले वर्ड्स। गडकरी की वर्ब है हैज़, देखो सब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, वर्ब यहाँ पड़ी है। हु की वर्ब है हैज़ हैड, हैव हैड, हैज़ हैड, हैड हम कई बार कर चुके हैं, अलग से वीडियो भी बनी हुई है, यहाँ ऊपर डाल देता हूँ जिसको देखनी हो। हैज़ द डिफ़िकल्ट टास्क, इसके लिए हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव फ्रेज भी है, टू हैव अ टास्क कट आउट। हैव अ डिफ़िकल्ट टास्क को टू हैव अ टास्क कट आउट भी लिखा होगा, मिलेगा आपको, है ना, ये वाली इडियम। जैसे द कंपनी हैज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ मेंटेनिंग इट्स प्रॉफिटेबिलिटी पोस्ट लॉकडाउन। कंपनी के पास एक बहुत ही मुश्किल काम है मेंटेन करने का अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपने लाभ को लॉकडाउन के बाद। अब हैज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कंपनी हैज़ अ टास्क कट आउट, अ टास्क कट आउट। अगर इन चीज़ों को समझोगे नहीं ना, देखो सिंपल वाला तो आपको समझ में आता है, ये मुश्किल वाला समझ में नहीं आ रहा है, दोनों को एक साथ लेकर के चलो ताकि जहाँ भी मुश्किल वाला दिखे आपको आप सिंपल वाले में ट्रांसलेट कर पाओ, है ना। हैज़ अ टास्क कट आउट। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पर्ट होता है अचानक से आया हुआ उछाल। कह रहा है हैवी कमर्शियल व्हीकल्स विच कॉन्ट्रीब्यूट डिसप्रोपोर्शनेटली टू पोल्यूशन 1.7 मिलियन लैक फिटनेस सर्टिफिकेट्स पोज द बिगेस्ट चैलेंज। कह रहा है हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, है ना, 20 टायर वाले, 50 टायर वाले, ऐसे ट्रक्स जो हैं, कह रहे जो कि कंट्रीब्यूट टू करते हैं, पूरा योगदान करते हैं पोल्यूशन में। कह रहा है और कैसे करते हैं, डिसप्रोपोर्शनेटली, एक्सेस में, ज़रूरत से ज़्यादा। 50 कारें जितना पोल्यूशन देती हैं उतना एक बड़ा ट्रक दे देता है ना, डिसप्रोपोर्शनेटली इनका कंट्रीब्यूशन है। कह रहा है जिनमें से 1.7 मिलियन जो है लैक भी करते हैं, कमी भी है इनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट्स की। 17 लाख ऐसे ट्रकों के पास इंडिया में फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं है। कह रहा है ये व्हीकल्स पोज करते हैं बिगेस्ट चैलेंज को, सबसे बड़ी चुनौती को, समझ गए ना। व्हीकल्स की वर्ब है पोज, विच रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब है कंट्रीब्यूट, 1.7 मिलियन की वर्ब है लैक। अब कंट्रीब्यूट के बाद में जो प्रेपोजिशन फिक्स है वो है टू, ना कि इन। व्हेन यू कंट्रीब्यूट टू, है ना, तो कंट्रीब्यूट टू करें उस चीज़ में, कंट्रीब्यूट इन नाम की प्रेपोजिशन को यूज़ ना करें, है ना। कह रहा है मैनी ऑफ दीज कैन नॉट बी रिप्लेस क्विकली इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स फॉर स्मॉल ऑपरेटर्स हु हैव अपोज द न्यू मेजर्स। अब देखो ये वाले जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं बहुत महंगे आते हैं, 30 लाख का, 50 लाख का एक ट्रक आता है। कह रहा है ज़्यादातर जो हैं इनमें से रिप्लेस नहीं किए जा सकते फटाफट, और कैसे, ना मौजूदगी में फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स के, आर्थिक अरेंजमेंट्स के, और किसके लिए, स्मॉल ऑपरेटर्स के लिए। अब छोटा मोटा कोई है जिसके पास एक ट्रक है, 20 साल से वो चला रहा है, अब ऐसे आदमी को आपको कुछ देना पड़ेगा तभी वो नया ट्रक लेगा पुराने धुएं वाले ट्रक को बेच के। कह रहा है इसलिए इनको ज़्यादा ज़रूरत है जो है फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स की। ये वो स्मॉल ऑपरेटर्स हैं जो अपोज किए हैं उन्होंने नए मेजर्स को, इस बिल को भी ये अपोज कर रहे हैं। इनको तो ये लग रहा है ना इनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, सारे ट्रक इनके बिकवा दोगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पैराग्राफ पे। कह रहा व्हीकल स्क्रैपेज एंड रिप्लेसमेंट इज सीन इंटरनेशनली एज अ रूट टू रेजुविनेट COVID-19 affected economies by privileging green technologies, notably electric vehicles (EV), and also as an initiative to achieve net zero emissions by mid-century under Paris Agreement commitments। अब ये पूरी दुनिया की कंडीशन को बता रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है ना, इस पॉलिसी को लेकर के। कह रहे ये वाली जो पॉलिसी है ना जो गडकरी साहब लाए हैं, कह रहे ये पॉलिसी को देखा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे, इंटरनेशनली, एक रास्ते के तौर पे। और रास्ता किस चीज़ का है, रेजुविनेट करने का, फिर से जान फूंकने का। और किस में, COVID-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में। और कैसे, प्रिविलेज करके, तरफदारी करके, ज़्यादा प्रायोरिटी दे करके ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को,
ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को जो कि ग्रीन है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और ख़ास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है टेस्ला मोटर्स को, है ना, ऐसी टेस्ला की कार्स आती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। कह रहा है ऐसे इस पॉलिसी को दुनिया भर में देखा जाता है ना। इस पॉलिसी के जरिए दुनिया भर में इंटरनेशनली सारी कंट्रियाँ यही सोच रही हैं कि हम अपनी अपनी इकॉनमीज़ को रेजुविनेट करेंगी, फिर से उनमें जान फूकेंगी। और साथ ही साथ इसको देखा जाता है एक इनिशिएटिव के तौर पे, एक नए कदम के तौर पे, पहल के तौर पे, जो है अचीव करने की नेट जीरो एमिशंस को मिड सेंचुरी तक 2050 तक पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के कमिटमेंट्स के जो है अंदर। तो लॉन्ग टर्म में तो ऐसे देखा जाता है कि इस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को हम जो है पूरा करेंगे, नेट जीरो एमिशंस करेंगे, हमारी कंट्री में से बिल्कुल भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। और शॉर्ट टर्म में ऐसे देखा जाता है हमारी इकॉनमी में इसमें जान आएगी, कोविड के बाद में अर्थव्यवस्था फिर से रेजुविनेट होगी। समझ गए? लंबा सेंटेंस है पर बड़ा सिंपल है। रिप्लेसमेंट की वर्ब है इज इन पैसिव वॉइस में। रेजुविनेट मतलब जान फूकना, रेजुविनेट, रिवाइव, रिवाइटलाइज, रिससिटेट, ये सारे के सारे वर्ड्स फिर से जान फूकने की बात करते हैं किसी चीज़ में। प्रिविलेज का मतलब है किसी चीज़ की तरफदारी करना, प्रायोरिटी देना। कह रहा है इंडियाज़, अब ये बात कर रहा है इंडिया की, कह रहा है इंडियाज़ ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम इज़ कॉम्प्लेक्स विद डोमिनेंट legacy motors spanning fossil fuel driven vehicles and a nascent EV सेगमेंट। कह रहे हैं इंडिया की ये कंडीशन है कि यहाँ का जो इकोसिस्टम है, ऑटोमोबाइल इकोसिस्टम, वो बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जटिल है, और किसके साथ ही बहुत ही डोमिनेट करने वाले लेगेसी मोटर्स जो कि स्पैन करते हैं, रेंज करते हैं फॉसिल फ्यूल ड्रिवन व्हीकल्स को। हमारे यहाँ पे बहुत पुरानी व्हीकल कंपनियाँ हैं जिनके व्हीकल आते हैं फॉसिल फ्यूल ड्रिवन, है ना, जिनको ड्राइव किया जा सकता है सिर्फ पेट्रोल और डीजल के साथ में। कह रहे इन डोमिनेंट लेगेसी मोटर्स, पुरानी वाली व्हीकल कंपनियों के साथ ही, और एक नेसेंट ईवी सेगमेंट के साथ एक अभी बिगिन होता हुआ, डेवलप होता हुआ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट साथ में। समझे? तो इंडिया का इकोसिस्टम बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है। मेजॉरिटी ऑफ जो प्लेयर हैं यहाँ पे कार कंपनियाँ हैं वो सिर्फ व्हीकल बनाती हैं पेट्रोल और डीजल वाले, और जो ईवी सेगमेंट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का वो अभी नेसेंट स्टेज में है, डेवलप हो रहा है, अभी शुरू ही हो रहा है। देखने वाले वर्ड्स लेगेसी मोटर्स, वो वाली मोटर्स जो कि बहुत क्लासिक हैं, बहुत ओल्ड हैं, पुरानी मोटर कंपनी हैं, जैसे मारुति है, टाटा है ना, इस टाइप की। नेसेंट का मतलब है जो डेवलप हो रहा हो, इसका एक वर्ड है इंसिपिएंट, है ना, जो अभी डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर हो। कर द कंट्रीज शेयर, the industry share pre-COVID-19 was about 7.5% of GDP with significant downstream employment, but it also imposes a fuel import burden। कह रहे जो इंडस्ट्री का शेयर था, कब था भाई? कोविड-19 से पहले, और था लगभग 7.5% हमारी जीडीपी का, और किसके साथ? बहुत ही बड़े सिग्निफिकेंट डाउनस्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट के साथ। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, डाउनस्ट्रीम का मतलब है फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे प्रोडक्शन होती है। कह रहा है ये जो इंडस्ट्री थी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया की, कोविड से पहले 7.5% हुआ करती थी हमारी जीडीपी का, और डाउनस्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट बहुत देती थी, फैक्ट्रीज के अंदर बहुत मजदूरों को काम भी देती थी। कह रहा है लेकिन साथ ही इम्पोज भी करती थी फ्यूल इंपोर्ट बर्डन को। जितनी कारें ये बनाते थे उतना ही फ्यूल जो है हमें सऊदी अरेबिया से जो है कच्चा तेल खरीदना पड़ता था। तो कह रहे ज़रूर ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फ्यूल इंपोर्ट की बर्डन को भी भारत सरकार पे यह इंडस्ट्री लगा रही है। समझ गए? डाउनस्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट आप समझ गए होंगे, जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन होता है उसको कहते हैं डाउनस्ट्रीम एम्प्लॉयमेंट। कह रहे द सेंटर हैज़ टू अराइव एट अ बैलेंस एंड हैव इंसेंटिव्स दैट रिवॉर्ड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ व्हीकल्स दैट आर द मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट। कह रहे सेंटर को हैज़ टू अराइव होना ही पड़ेगा। अराइव एट का मतलब है किसी चीज़ पे पहुँचना। कह रहे सेंटर को इस काम को करना ही पड़ेगा, और काम है एक बैलेंस पे पहुँचना, अराइव एट करना संतुलन पे। और सेंटर को हैज़ टू इस काम को भी करना पड़ेगा, हैव करना पड़ेगा, ऐसे इंसेंटिव्स को रखना पड़ेगा, ऐसे फ़ायदों को जो कि रिवॉर्ड करते हैं, जो कि लाभ देते हैं मैन्युफैक्चरर्स ऑफ व्हीकल्स को, और वो मैन्युफैक्चरर्स जो कि सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, जिनमें सबसे कम धुआं निकलता है, ये सबसे कम फ्यूल यूज़ होता है। समझ गए ना? तो सेंटर को इस काम को करना ही है, एक बैलेंस बनाना ही बनाना है, और उन व्हीकल के उत्पाद मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा देना है जिनके व्हीकल्स में बिल्कुल भी फ्यूल यूज़ नहीं होता या बहुत कम यूज़ होता है। देखने वाले वर्ड्स, हैज़ टू के बाद में दो चीज़ें आई हैं, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। इसका मतलब होता है किसी काम को करने की बर्डन। तो पहली बर्डन है इस बैलेंस पे अराइव करना, अराइव एट होगी पहली वर्ब, और दूसरी बर्डन है हैव करना इंसेंटिव्स को। समझे ना? ये दोनों हैज़ टू से जुड़े हुए हैं। अराइव एट को आप रीच भी लिख सकते हैं, लेकिन रीच के बाद में एट ना लगाएं। समझे ना? रीच इज इक्वल टू अराइव एट, अराइव के बाद में एट आएगा, लेकिन रीच के बाद में कभी भी एट नहीं आता।
यहाँ पे द इसलिए लगा है मोस्ट से पहले क्योंकि फ्यूल एफिशिएंट नाम का एक एडजेक्टिव पड़ा है। जब भी एडजेक्टिव से पहले मोस्ट आएगा सुपरलेटिव डिग्री बनेगी और मोस्ट अपने पहले द लेगा। अगर यहाँ पे कोई नाउन होता तो द यहाँ पे ना लगा होता। कह रहा फेलियर टू प्रायोरिटाइज फ्यूल एफिशिएंसी एंड मैंडेट इवन हायर स्टैंडर्ड्स एंड एनहांस टैक्सेस ऑन फ्यूल गजलर्स will only repeat the mistakes of vehicle exchange programs abroad where full environmental benefits could not be realized and taxpayers ended up subsidizing inefficiencies। कह रहा है जो फेलियर है, जो हमारी नाकामयाबी है। अब देखो किस किस काम को करने की। पहला काम है प्रायोरिटाइज करना फ्यूल एफिशिएंसी को, प्राथमिकता देना फ्यूल की एफिशिएंसी वाले व्हीकल्स को। दूसरा काम है मैंडेट करना, ज़रूरी बनाना हायर स्टैंडर्ड्स को, इससे भी ज़्यादा स्टैंडर्ड्स को, अच्छे स्टैंडर्ड्स को, है ना। आपके व्हीकल में अगर इतना धुआं भी निकला तो भी व्हीकल को सरकार को आपको देना पड़ेगा, ऐसे स्टैंडर्ड्स को लाना। तीसरा काम है जो फेलियर है एनहेंस करने का टैक्सेस को फ्यूल गजलर्स पे, ऐसे व्हीकल्स पे जो फ्यूल को गटक जाते हैं। गजलर मतलब एकदम गटक गटक करके पीने वाली कोई चीज़, ऐसे व्हीकल्स पे टैक्स ज़्यादा लगे जिसमें फ्यूल बहुत लगता है। कह रहा है अगर इन तीनों कामों को करने में फेलियर आया, इन तीन कामों को इंडिया करने में नाकामयाब रहा, तो ये फेलियर जो है ना, ये महज रिपीट करेगा उन गलतियों को जो ऐसे व्हीकल एक्सचेंज प्रोग्राम्स की आई हैं अब्रोड में, विदेशों में, जहाँ पे जो एनवायरमेंटल बेनिफिट हैं उनको रियलाइज़ नहीं किया जा सका। आपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को तो डिराइव किया लेकिन एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को आपने रियलाइज़ नहीं किया। और जो टैक्स पेयर्स थे वही एंड अप हुए, उनका यही मुकाम हुआ कि उन्होंने सब्सिडाइज़ किया इस इनएफिशिएंसी को, वहाँ की नाकामयाबी को टैक्स पेयर ने अपने पैसे से उसकी कीमत को चुकाया। समझ गए ना। तो कह रहे ये तीन काम तुम मत करो, जैसे दुनिया भर में लोग जो है करने में नाकामयाब रहे हैं, तुम भी अपने जो है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को सही नहीं कर पाओगे और यहाँ पे इंडियंस ही अपना टैक्स का पैसा दे करके इस कीमत को आगे जाने वाले टाइम में चुकाएंगे। समझ गए सेंटेंस को। देखने वाले वर्ड्स हैं मैंडेट करना मतलब ज़रूरी बनाना, गजलर मतलब गटक गटक करके पीने वाला, ड्रिंकर या गल्पर भी बोल सकते हैं। फ्यूल गजलर वो व्हीकल है जो फटाफट व्हीकल जो बहुत सारा फ्यूल पी जाता है ना थोड़ी देर में ही। एब्रोड मतलब विदेशों में। सब्सिडाइजिंग इसलिए लिखा गया यहाँ पे क्योंकि एंड अप एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में हमेशा जेरेंड आएगा। एंड अप प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ ही नहीं सकती, एंड अप ऐसा ही काम करता है ना। कह रहा है इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग एज अ कॉन्सेप्ट मस्ट लीड टू हायर रेट्स ऑफ मटीरियल रिकवरी, रिड्यूस एयर पोल्यूशन, माइनिंग एंड प्रेशर ऑन द एनवायरनमेंट। कह रहा है इकोलॉजिकल जो स्क्रैपिंग है, इकोलॉजिकल स्क्रैपिंग का मतलब है जो ग्रीन हो, जो इको फ्रेंडली हो, ऐसे स्क्रैप करवाना है व्हीकल्स को हमारे एनवायरनमेंट को जिससे फ़ायदा हो। कह रहे ये कॉन्सेप्ट के तौर पे ना लीड टू करनी चाहिए, हमें ले जानी ही चाहिए हाई रेट की तरफ जो है मटेरियल रिकवरी के। स्क्रैपिंग से हमें बहुत सारा मटेरियल जो है रिकवर कर पाएँ, फिर से उनको नए व्हीकल्स में यूज़ कर पाएँ। और ये जो स्क्रैपिंग है रिड्यूस भी करेगी, मस्ट रिड्यूस, मस्ट यहाँ पर लगा हुआ है बस हिडन है ना। ये कम भी करेगी एयर पोल्यूशन को, माइनिंग को और एनवायरनमेंट पे प्रेशर को। इन तीनों कामों को भी कम करने का काम स्क्रैपिंग करेगी। सिंपल सेंटेंस है, सिंपल आर्टिकल आज का। फटाफट अपने क्विज पे पढ़ेंगे। एक काम करते हैं, आज अगेन ऑफिस जाने के लिए मैं लेट हो रहा हूँ। ये वीडियो मैं सुबह में बनाता हूँ है ना, आपको तो मिलती है दोपहर में शाम के अंदर, तो अभी मैं शाम में दोपहर में जा कर के ऑफिस में जब इस वीडियो को एडिट करके लगाऊंगा उसके बाद मैं क्विज़ के आंसर्स को अपडेट करने वाला हूँ। तो ये आपका क्विज़ है, आप फटाफट से देखो। क्विज़ सिंपल है आज का, करवाने की ज़रूरत भी नहीं है। सब लोग इसको ट्राई दें, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को अपडेट करें। मेरे आंसर्स भी आपको कमेंट से मिल जाएंगे, ऑफिस जाते ही मैं डाल दूंगा। अंटिल देन साइनिंग आउट।